इस पूरे चर्चा में अगर कोई नाम यहां पर सामने आया तो वो अब है सऊदी अरब का। देखिए, ऑपरेशन खैबर पर कब्जा नाम अपने आप में एक ऐतिहासिक संदर्भ रखता है और दी गई जानकारी के अनुसार 7वीं सदी में सऊदी अरब के खैबर क्षेत्र में देखिए एक बड़ा युद्ध उस वक्त हुआ था। यह जंग पैगंबर मोहम्मद और खैबर के योद्धा मरहब के बीच लड़ी गई थी और बताया जाता है कि इस युद्ध में इस्लाम के चौथे खलीफा अली ने मरहब को मार गिराया था और अंततः देखे खैबर की यह जंग पैगंबर मोहम्मद के पक्ष में खत्म हुई और जीत दर्ज की गई। ईरान ने अपने मौजूदा ऑपरेशन का नाम उसी ऐतिहासिक युद्ध से प्रेरित होकर खैबर पर कब्जा रखा है और साथ ही यह भी ऐलान कर दिया गया है कि जिस तरह उस जंग में जीत हासिल की गई थी उसी तरह इस ऑपरेशन को भी जीतने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और उसके हिसाब से तैयारियां ईरान की आपने यहां पर देखी भी। ईरान ने लगातार इसराइल पर लगातार कई सारी एयर स्ट्राइक की। वो बार बार कह रहा था कि अभी तो उसने अपना कबाड़ ही बाग यहां पर इस्तेमाल किया है, असली जखीरा तो दुनिया के सामने अभी वो पेश करेगा, लेकिन वही वक्त का इंतजार देखिए यहां पर है। क्या वो सीधे सीधे अमेरिका पर भी अब टारगेट करता हुआ यहां पर नजर आएगा? हालांकि दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए कहा जा रहा है कि सीधे टारगेट करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन ईरान जानता है कि उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वहीं पर मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तमाम सारे वॉरशिप्स वहां से जो वो शिप्स जाते हैं जिनमें तेल दूसरे राज्यों तक, दूसरे देशों तक पहुंचता है, उसको अगर उसने रोक दिया तो आप सोचिए पूरे शेयर बाजार पर इसका असर पड़ेगा, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा, एक एक देश पर इसका असर पड़ेगा और ये कोई भी देश नहीं चाहता। और इसीलिए इंतजार बस इसी बात का है कि किस तरीके से अब ईरान को समझाया जाए या फिर इजराइल और अमेरिका ही खुद ही यहां पर थम जाए। तो तमाम डिटेल्स यहां पर लगातार उन पर चर्चाएं यहां पर हो रही है और सबसे बड़ा पैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर आप लगातार देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं सबीना के पास सीधे स्टूडियो में। और देखिए, शनिवार को शुरू हुआ ये युद्ध आज सिर्फ महज इतने ही घंटों में कहां से कहां तक पहुंच गया है। न्यूज़ 18 इंडिया में देश का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपर्ट पैनल जो है मौजूद है। इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इरबिल एयरपोर्ट से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है और वो तस्वीरें भी इस वक्त ठीक आपकी आंखों के सामने। देखिए, ये इरबिल एयरपोर्ट है जिस पर अटैक किया गया है। इरबिल एयरपोर्ट को आप देख लीजिए किस तरह से धुएं का ये काला गुब्बार आसमान छूता हुआ, चौतरफा फैलता हुआ आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। दरअसल ये इरबिल एयरपोर्ट है जिस पर हमला किया गया, टारगेट सेट किया गया इराक में मौजूद इरबिल एयरपोर्ट पर। जीडी बख्शी साहब, आप देख लीजिए, एक के बाद एक तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े कर देती है और जाहिर सी बात है युद्ध की स्थिति में यही तस्वीरें सामने आती है। लेकिन सर, जानना यह चाहते हैं, क्या यह महज कुछ दिनों की बात है या फिर माना जाए अभी सालों साल इसमें बंधने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा? नहीं, ये स्थिति तो चलती रहेगी। जितनी भी मार आप मारें, वो उन्होंने कुछ महीनों में रूस और चीन ने उसकी आपूर्ति कर दी थी ईरान के लिए, तो थोड़ी देर के बाद फिर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कह देना कि मादुरो जैसे एक आदमी को निकाल लो तो पूरा वेनेजुला ढह गया, ईरान वैसी चीज़ नहीं है। 8 साल लड़ा था ये इराक के बरखिलाफ, काफ़ी नुकसान सहने का मादा है, बर्दाश्त का मादा है इसके अंदर। और ये शुरू के फर्स्ट स्ट्राइक जिसमें आपको सरप्राइज़ मिल गया, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। ईरान की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉस्ट पूरी दुनिया के लिए इतने बढ़ाएगा कि आपको बंद करना पड़ेगा। अगर अमेरिका में तेल की कीमत $7-8 प्रति गैलन हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को तकलीफ होगी पॉलिटिकल मिड टर्म इलेक्शन साल में, और अगर बॉडी बैग आ गए तो फिर तो मुसीबत है। जी सर। आरएन सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आरएन सिंह जी, क्या आपको यहाँ आरएन सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी तस्वीर नजर आ रही है वो सिर्फ इन देशों के लिए खतरनाक नहीं है जिसमें हम ईरान को यहाँ देखते हैं, जिसकी जमीन इस वक्त धुआं धुआं नजर आ रही है, ये आपको पूरे वैश्विक स्तर पर कितना खतरनाक दिखाई देती है? आरएन सिंह जी। नहीं, मैं तो एक लाइन बोला तो आप ड्रिफ्ट कर गए थे स्टोरी में, लेकिन फिर भी सर, जी अपनी बात रखिएगा सर। आपको मैं कह रहा था कि ये बात मत भूलिए, हमें भूलना चाहिए कि ये एक थियोक्रेटिक रेजीम जो है और डेमोक्रेसी की आड़ में। और आईआरजीसी क्या है? आईआरजीसी जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को वो रिपोर्ट करता था। आईआरजीसी ये काउंटर वेट क्रिएट किया गया था वहां के आर्म फोर्सेस के लिए। तो जो बाकी आर्म फोर्सेस हैं, क्या आपको लगता है कि वो बहुत खुश होंगे वहां पे?
बात रही रेजीम चेंज की, तो मैं कह रहा था रेजीम चेंज मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रेजीम चली गई है, क्योंकि ये थियोक्रेटिक रेजीम का, खamenei का कौन मौलवी अब आएगा? उसके एक तो उनका मुज्तबा उसका बेटा है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर था, एक रूहानी खमानी का एक बेटा है हसन वो था, उसके बारे में तो कोई चर्चा हो नहीं रही है। तो ये तमाम जो ये रेजीम तो गई, ये रेजीम गई, और हमने देखा है कि जब इस तरह का डिक्टेटोरियल रेजीम्स जब जाता है तो पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात, बहुत सारी बातें कह रही हैं, लगाई जा रही कि अभी उनके पास ये है, उनके पास 12 दिनों के युद्ध में तो उनके पास जो भी था उन्होंने इस्तेमाल कर किया, लेकिन उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना जी। 1200 मिसाइल इजराइल पे दागे थे, क्या हुआ इजराइल का? हुआ नुकसान तो होता है, और नुकसान हो सकता है अब अमेरिका का भी हो। और देखिए ये एक पैरानॉइड रेजीम है, मतलब सहमा हुआ वहमी रेजीम, तभी तो इन्होंने IRGC इन्होंने क्रिएट किया। अगर वो अपने ही लोगों से उनको डर नहीं होता तो IRGC क्रिएट करने की कोई सवाल ही नहीं उठता था। और जब ऐसी पैरानॉइड डरी हुई रेजीम होती है, किससे डर? अपने लोगों से डर। तो उस समाज में जो बांट है, जो फिजर्स हैं, जो फॉल्ट लाइन्स हैं, वो हमेशा रहेंगे। अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे, 26 मॉस्क डिस्ट्रॉय किए थे, इसका मतलब आप लोग समझते हैं? एक इस्लामिक कंट्री में, वो भी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कंट्री में 26 मस्जिदें को बर्बाद कर देना, कि या आप अपने अस्तित्व पे पूरा सवाल लोगों ने लगा दिया वहां पे ईरान के। जी सर। और आपको मैं बता दूं, मैं आपको बता दूं कि अभी वहां पर लोग फिर से जोरास्ट्रियनिज्म की तरफ पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल तो सर, ये जो सवाल यहाँ पर आप खड़े कष्ट कर रहे हैं, अब पे इनके है, जवाब भी बदलाव जाहिर के। सी बात है भविष्य में छिपे हुए हैं, और ये जवाब भी जल्द यहाँ पर सामने आएंगे। एक और खास मेहमान, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद है, रविंद्र सचदेवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका सर। रक्षा विशेषज्ञों से हम ये पूरी तरह से जान रहे हैं, जान चुके हैं, हमारे दर्शकों ने भी भरपूर जाना कि अभी जो मौजूदा युद्ध की स्थिति है वो कितनी खतरनाक है और भविष्य का कितना बड़ा अलग संकेत देती है। वैश्विक स्तर पर क्या कुछ इस वक्त आपको स्थिति बेहद खतरनाक नजर आ रही है सर? सबसे खतरनाक और सबसे नया एंगल जो इस पूरे उसमें आ गया है, नया एंगल ही नहीं, पूरा नया फ्रंट खुल गया जो आज तक कभी नहीं था। मिडिल ईस्ट के देशों पे बॉम्बिंग हो रही है। दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन, सऊदी, यहाँ पे बॉम्ब्स, मिसाइल हो या ड्रोन्स हो गिर रहे हैं। ये आज तक कभी हुआ है? नहीं हुआ। सेकेंडली जो होगा, ईरान और अभी रिपब्लिकन गार्ड की बात हो रही थी, डेफिनेटली यस, राइट, या जो भी है वहां पर, इनके पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, नो डाउट। इजराइल पे फेंकते हैं, हजारों किलोमीटर दूर नहीं पहुंचते। इजराइल का एयर डिफेंस बेहतर, अच्छा, तगड़ा है। इन देशों का, इनके यहाँ पर तो ये छोटे छोटे अपने ड्रोन्स डालते जा रहे हैं, छोटे छोटे मिसाइल डालेंगे। सबसे बड़ा जो गेम चेंजर मेरे ख्याल से इसमें जो आएगा ओवरऑल, अदर दैन ईरान के अंदर क्या होगा, इसकी ये मिडिल ईस्ट में अभी एक नया नॉर्मल हो गया है। ईरान एक तरह से हो सकता है, आप मानिए जैसे हिजबुल्लाह था ना, मार खाता रहता था पर फिर भी था। तो ओके, हिजबुल्लाह का 10 गुना या 100 गुना बड़ा अगर ईरान बन जाए तो ये सारे की सारी जो मोनार्कीज हैं इधर, इनकी सबकी इकोनॉमी छोड़िए, सारे सिक्योरिटी छोड़िए, सारा कुछ उथल पुथल हो जाएगा। ये रियली एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। सेकेंडली, अभी जो जितने सारे लोग आए इसकी प्रोसेशन में मोर्निंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। तभी रेजिम गई, रेजिम है, रेजिम का ढांचा है, उस ढांचे में ऊपर के लोग गए पर नीचे मिडिल लेवल, सीनियर लेवल के हैं, और उनके पास अगर ये असला है। अब अमेरिका नेगोशिएट किससे करेगा? ओके, वो अलग। एक और बात हो रही थी, जो शाह का बेटा बैठा है, कोई अभी उन्हें रेफर, या नहीं किसी और चैनल पे रेफर कर रहे थे उन्हें, क्राउन प्रिंस आएगा। वही वो कहाँ का क्राउन प्रिंस? उसके फादर ने ही तो बर्बादी करी ईरान की। सवाक, उसकी सीक्रेट पुलिस इनसे ज्यादा घातक थी। रेवोल्यूशन तभी तो हुआ, और रेवोल्यूशन तब हुआ, और अभी बात हो रही थी रिपब्लिकन गार्ड की।
जब रेवोल्यूशन हुआ रिपब्लिकन गार्ड उस समय बना, क्योंकि तब तक जो ईरानियन आर्मी थी वो तो शाह की आर्मी थी। तो आयतुल्लाह खोमेनी वगैरह को इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक तरह का प्रेसिडेंशियल गार्ड सिस्टम बनाना शुरू हो गया, बिल्कुल राइट। तो अब वहां से रिपब्लिकन गार्ड शुरू हुआ है। तो रिपब्लिकन गार्ड के जो लोग हैं, जो समझा जाता है, जिसमें ट्रेनिंग से आते हैं इत्यादि, उनका मकसद है बिल्कुल सर। और आप जो कह रहे हैं उससे यही है, इसलिए कहा भी जाता है कि युद्ध जवाब नहीं होता बल्कि कई सवालों को यहां पर जन्म दे देता है और उसके जवाब मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं या फिर भविष्य में छिपे होते हैं। प्रभु दयाल जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, आपको लगता है कि दो गुट अब बहुत तेजी के साथ बट रहे हैं? पहले बटे हुए थे लेकिन कोई प्रत्यक्ष तौर पर, कोई अप्रत्यक्ष तौर, अब सीधे सीधे दो वैश्विक स्तर पर बड़े गुट आमने सामने हो सकते हैं। जी, जो रॉबिन सचदेव जी ने कहा मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूं। देखिए, बहुत अनस्टेबल सिस्टम वहां हो रहा है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह की रिजीम आएगी। देखिए, मैं 3 साल ईरान में पोस्टेड रह चुका हूं। मैंने देखा वहां के लोग बहुत ज्यादातर इस्लामिक रिजीम को भी नहीं चाहते, लेकिन मोनार्की की वापसी भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं एक नॉर्मल डेमोक्रेसी हो वहां उनकी कंट्री में। अब उसको लाना इतना आसान भी नहीं है। देखिए, ये जो ईरान ने अटैक्स किए हैं गल्फ कंट्रीज पे, वो इसलिए किए हैं कि वहां पर वो खौफ फैलाना चाहता है और ईरान चाहता है कि ये कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, अमेरिका से कहें भाई ये लड़ाई बंद करो क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि ईरान की बात तो अमेरिका मानेगा नहीं, लेकिन शायद ईरान ये उम्मीद करता है कि इन गल्फ कंट्रीज की बात मान सकता है। तो डिप्लोमेटिक गेम्स कई चल रहे हैं और ये जो अटैक्स हुए हैं गल्फ कंट्रीज पे भी, ये भी स्ट्रेटेजी के तहत हुए हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अमेरिका अभी डी एस्केलेट नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि जो मिसाइल दागी जा रही है गल्फ कंट्रीज पे, इनको गिरा दिए जाए, लेकिन ईरान पे जो अटैक्स हो वो भरपूर हो ताकि वहां पर एक मिलिट्री कोलैप्स हो जाए, IRGC का कोलैप्स हो जाए और रिजीम चेंज हो जाए। रिजीम चेंज के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत डिटर्मिन्ड है और साथ ही साथ उसका एलाय इजराइल तो पूरी तरह से ये ठान चुका है कि ये मुल्ला रिजीम जाने चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अभी ये लड़ाई डी एस्केलेट नहीं होगी और आगे बढ़ेगी, अभी शुरुआत है। कर्नल दानवीर, आपको लगता है कि जो पूरी चर्चा सुबह से लेकर अब तक चल रही है उसमें कुछ ऐसा है जो शायद छूट रहा हो? क्योंकि हम तो ऊपरी तौर पर युद्ध की स्थिति देख रहे हैं, हम आर्थिक मोर्चे पर भी यहां पर देख रहे हैं, हम उस आयात का जिक्र भी कर रहे हैं जो अभी वॉल के जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई, हम भविष्य की तस्वीर भी देख रहे हैं, उत्तराधिकारी का भी जिक्र कर लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसा जो वैश्विक तौर पर कहीं छूटता हुआ दिखाई देता है? देखिए, एक बहुत ही गंभीर सवाल है और उसका जवाब जरूर तलाशना चाहिए और वो सवाल ये है, वो सवाल इस चीज़ से पैदा होता है कि खमेनाई ना ही सिर्फ ईरान के नेता थे, पॉलिटिकल लीडर थे, वो शियाज के भी नेता थे। श्रीनगर में, लखनऊ में, भारत के अन्य शहरों में खमेनाई के पक्ष में मुजाहरे हुए हैं, लोगों ने शोक मनाया है। इसी तरीके से दुनिया के अलग अलग इलाकों में इस तरीके का सेंटिमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक धार्मिक नेता भी थे। और उसका जो परिणाम होगा वो ये है कि इजरायलीज, अमेरिकन्स और यूरोपियंस और जो मुल्क उनके जो इस हमले के अंदर शामिल हैं, जो उनको लगता है कि ये इसके अंदर ऊपरी तौर पर या सतही और बिलो द सरफेस सपोर्ट में थे, उनको आगे आने वाले समय में दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक एंगल भी है। चाहे रिजीम चेंज हो जाए, वहाँ पर कुछ भी हो जाए, सब कुछ बदली हो जाए, लेकिन जो रिलीजियस हेड के साथ जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, उससे आप आतंकवाद में बढ़ावा देखेंगे, वैश्विक स्तर पर देखेंगे, जिसको झेलना पड़ेगा वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिकन्स को, इजरायलीज को और ऐसे मुल्क जिनको वो समझते हैं कि इन लोगों ने इनका साथ दिया। के सिन्हा जी, क्योंकि अभी तो हम ईरान के उस वजूद पर सबसे बड़ा खतरा देख रहे हैं जो उसे अमेरिका से है, जो उसे इजराइल से है, लेकिन क्या अभी उसे अपनी खुद की ही धरती पर उस गृह संघर्ष को झेलना होगा, देखना होगा, एक लंबी लड़ाई यहां पर झेलनी होगी, जिसमें आज दो तस्वीरें नजर आई। एक जश्न से भरपूर वो तस्वीर जिसमें अली खामनेई का जाना लोगों के चेहरे पर खुशी ले आया, और दूसरा ये जहां पर हजारों की तादाद में समर्थक रोते बिलखते नजर आए। यह आपसी युद्ध का भी बहुत बड़ा संकेत। के सिन्हा जी,
देखिए, ईरान में आज के दिन में 8.65 करोड़ लोग रहते हैं। मेरा ये मानना है ये डिवाइड है 60-40 में। ये आसा अमीनी की आपने खबर चलाई थी, पहले आपने देखा, उस समय से ये चल रहा है डिवाइड। 31 प्रोविंस के अंदर में काफ़ी लोग नहीं चाहते हैं ये थेरोक्रेटिक जो तरीके से इन्होंने किया है पूरे विश्व में। और इसकी शुरुआत मेडिटेरियन के अंदर में, ट्रांस मेडिटेरियन, जब हम ट्रांस अटलांटिक से ये शिफ्ट हुआ है, तब इन्होंने क्या किया था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पर, जिस तरह से 2020 में इनके कासिम सुलेमानी मारे गए थे, उसके बाद इनकी श्रिंक हुई है। आज आप ये कहें कि नहीं हिजबुल्लाह, हूती, इवन हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा कर के बोले हैं कि ये जो हमास वाला हिस्सा है ये हम उसके साथ नहीं हैं। हम एब्सोल्युटली नहीं, दुनिया के सारे लोग और फॉरवर्ड लुकिंग लोग ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती की है जो ईरान ने की है। आप इस तरह, अभी कई दानवीर साहब ने एक क्वेश्चन खड़ा किया कि भारत के अंदर कैसे हो सकता है, ये लोग यहाँ बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ये लोग जब इनोसेंट को मार, मैं ये नहीं कहता कि इजराइल ने और जो अमेरिका ने किया है वो, मैं उसका ये नहीं कर रहा कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर जो इन्होंने जो चीज़ें की हैं, इजराइल बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और पूरे विश्व के लिए लड़ रहा है। ये टेररिज्म, यहीं से टेररिज्म का आप देखेंगे तो विस्तार पाकिस्तान में भी आया, और पाकिस्तान से हमारे यहाँ जो आई है, यहीं से पनपी हुई चीज़ें हैं ये। तो ये इनको तो दबाना ही, इसको खत्म होना ही है। दूसरे आयाम जो चीज़ें आप कहते हैं, कोई पेट्रोल को ले आ रहा है कि देखिए इन चीज़ों को, दीज आर ऑल ट्रांजिटरी। जो बड़े चीज़ हैं, जो प्रभु दयाल साहब कह रहे हैं, जो मुल्ला रिजीम है, रिजीम तो खत्म हो गई। और आर्यन सिंह ने भी एक जो बड़ी बात कही है, जी सर, मैं उनके साथ एब्सोल्युटली उनकी सोच से रखता हूं। बिल्कुल सर, और बहुत अहम बात आप यहां पर कह रहे हैं, आप सभी यहां पर कह रहे हैं, और देश का सबसे बड़ा डिफेंस पैनल इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर मौजूद है। लेकिन हमारे साथ आप सभी बने रहिएगा सर, आपसे और गहन चर्चा होगी। लेकिन वॉर रूम से इस वक्त मेरी सहयोगी मोनिका मौजूद है, मोनिका के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए सबीना, न्यूज 18 इंडिया पर हम सबसे बड़ा डिफेंस पैनल जो है डिस्कशन यही कर रहा है कि अब जो यहाँ से स्थिति होगी वो और ज्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि सवाल ये भी है कि ईरान ने अरब देशों को आखिर निशाना क्यों बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए। देखिए ये समझौता, आपको बता दें, इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ एक और अहम पहलू भी हम जोड़ देते हैं, वो भी सामने आता है कि इन देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है, और यही वजह है कि ईरान की तरफ से लगातार ये टारगेट किया जा रहा है, जहां जहां पर अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है उसे ध्वस्त किया जाए। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूएई और बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, वहां पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब और कुवैत में भी अमेरिका के बेस मौजूद है, क्या वहां पर भी लगातार टारगेट किए जा सकते हैं? हालांकि हमने देखा कि कल बहरीन और कतर में किस तरीके से जो है टारगेट किया गया था। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका का एयरबेस है, जबकि जॉर्डन में भी अमेरिकी एयरबेस सक्रिय है। यानी कि जिन अरब देशों के नाम सामने आ रहे हैं वहां पर इजराइल से समझौता या अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का सीधा कनेक्शन नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ईरान के टारगेट पर अब रिटेलिएशन जो ईरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है, इन्हीं जगहों पर किया जा सकता है। क्योंकि सीधे तौर पर देखिए, यहां पर जब इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान को टारगेट किया गया, आयतुल्लाह खामेनेई का खात्मा अब यहां पर हो चुका है, रिजीम चेंज की बात हो रही है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। हालांकि देखिए, सुप्रीम लीडर का खात्मा हो चुका है, उनके परिवार का खात्मा हो चुका है। ईरान के पास अब कहीं ना कहीं सिर्फ एक इच्छा शक्ति हो सकती है कि वो आगे बढ़े, लेकिन क्या आगे की मौजूदा हालात बनने वाले हैं? हमारा तमाम पैनल जो है, डिफेंस पैनल सबसे बड़ा न्यूज 18 इंडिया पर बना हुआ है। सबीना, ओवर टू यू। बिल्कुल मोनिका, और ये बहुत अहम जानकारी आपने दी, और दर्शकों के सामने देखिए ये धुआं होती न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर जो मौके से निकलकर सामने आई है, ये दोहा की है, कतर की राजधानी दोहा पर। देखिए किस तरह से ये अटैक होता है, और उसके बाद काले धुएं का वो बड़ा गुब्बार आसमान छूता नजर आता है, चारों तरफ फैल जाता है, जोरदार धमाका, और उसके बाद धुआं होता होता ये
ये तस्वीर जो है वो मौके से निकलकर सामने आती है। ये ईरान का वो ड्रोन हमला है जो दोहा में हुआ, फिर से ये अटैक हुआ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के पास बड़ी सेना है, मजबूत मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क भी है, प्रॉक्सी या फोर्स के जरिए वो कई मोर्चों पर दबाव भी बनाता है, लंबी लड़ाई लड़ने में भी वो माहिर है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक बड़ा सच यही है कि भले ये तस्वीर दोहा से निकलकर सामने आई है, लेकिन उसका मुकाबला और उसके सामने जो है वो अमेरिका की दुनिया की नंबर 1 सैन्य तख्ती है, जिसके पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, परमाणु हथियार है, सैटेलाइट है, साइबर वॉर में सबसे आगे है। इजराइल यानी कि छोटी लेकिन बेहद आधुनिक सेना मौजूद है, एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। यानी कि मुकाबला यहां पर ऐसा है जो वाकई एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर को सामने ला चुका है। हमारे साथ एक खास पैनल यहां पर मौजूद है, लेकिन बहुत जल्द यहां पर रविंद्र सचदेवा जी, एक बार फिर से आपकी तरफ यहां पर रुख करते हैं। जब हम विदेशी जमीन का जिक्र करते हैं, क्योंकि आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं और बेहतर तरीके से यहां पर हमारे दर्शकों को बता पाएंगे, बात सिर्फ युद्ध तक नहीं रहती है, बात सिर्फ हार जीत तक नहीं रहती है, बल्कि वैश्विक स्तर तक इसका ऐसा प्रभाव पड़ता है जो सालों साल तक चलता है। ओ जी हाँ, एब्सोल्युटली, आपने अपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। ये जो डेवलपमेंट्स होती हैं, इनका जो असर पड़ता है ये दशकों तक पड़ेगा। अलाइनमेंट्स एंड खासकर देखिए, आज की जो दुनिया है इसमें एक न्यू वर्ल्ड का मैट्रिक्स बन रहा है। कोविड के बाद से, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से दुनिया और गाजा से दुनिया रीस्टार्ट हो रही है, दुनिया कंप्यूटर रीबूट हो रहा है। इस समय सब देश अपने नए समीकरण सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और काफी हद तक, कुछ हद तक दुनिया का बिहेवियर जो ओवरऑल जा रहा है वो जंगल की तरफ जा रहा है। इंसान आप देखिए जिस तरह से चल रहे हैं, माइट इज राइट आ रहा है इस समय ना, और सप्लाई चेन्स वगैरह। नाउ स्पेसिफिक में आ जाइए, इस वाले केस में डिपेंड बहुत ज्यादा, अब ये केवल इजराइल और ईरान का मामला नहीं, जो बात आ रही है मुझे दिख रही है सारे पैनल को, आपको भी, कि मिडिल ईस्ट, आज तक कभी मिडिल ईस्ट में ऐसा हुआ नहीं जो अब हो रहा है, और ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस रीजन की, यहाँ पे एनर्जी है, ओके ऑल्सो, तो इसका मल्टीपल लेयर्ड इफेक्ट होगा। दूसरा क्विक पॉइंट, ट्रंप ने एक बहुत बड़ी शिफ्ट करी है इसमें। ट्रंप को प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका के अंदर उसके जो मागा बेस है, बहुत सारे लोग अपोज करते हैं इस जंग को कि हम क्यों लड़ने जा रहे हैं, ट्रंप इसी मुद्दे पर तो इलेक्शन जीत के आए कि हम वॉर नहीं करेंगे, और यहां तुम वॉर पे जा रहे हो। और फिर ये हो रहा है कि इजराइल तुम्हें पुश कर रहा है जंग में जाने को। अमेरिका के अंदर मागा है, बट उनमें से कुछ का जूइश के साथ भी कुछ कंफ्यूजन चलता रहता है, टकर कार्लसन जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स है। तो ट्रंप ने फ्रेम क्या करा है, ट्रंप अब ये कहता है, ट्रंप ने ये कहा कि हम ईरान से वॉर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ईरान हमारे लिए खतरा है, और उसने पिछले 50 साल की पूरी लिस्ट गिना दी कि ईरान में हमारे होस्टेजेस किडनैप हुए थे, ये था वो था, आईसीबीएम बना रहा है जो हमारे को खा जाएंगे। तो ट्रंप ने पूरी अपनी पोजीशन की क्यों कर रहा है उसको वहां चेंज कर दिया। ट्रंप ने न्यूक्लियर की बात तो सेपरेट रही, ओके। नाउ जहां अगेन इन अरब कंट्रीज में जो हो रहा है, अगर ये टारगेट्स बढ़ते गए एंड ईरान इन सम वेज इन बिहेवियर, मुझे दिखता है शायद अगेन आई एम सेइंग एक हिजबुल्लाह की तरह बन जाए, ओके। हिजबुल्लाह भी आप ध्यान रखिए, बाय द मिलिट्री